एक फ्रॉड कॉल आया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे कॉल करने वाले के अकाउंट में 1 करोड़ युआन ट्रांसफर कर दिए। बाद में पुलिस ने बताया कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। लेकिन मेरा अमीर और हैंडसम रूममेट चुआंग ये सुनते ही घबरा गया। उसकी वजह भी साफ थी। पिछले जन्म में चुआंग ने चोरी छिपे मेरा ब्लैक कार्ड इस्तेमाल किया था। वह पूरी क्लास को एक ऑक्शन में ले गया था। सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए उसने स्काई लालटेन भी जलाई और ऑक्शन में बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बिड्स लगाता गया। उसने मेरे कार्ड से 10 करोड़ युआन से भी ज्यादा खर्च कर दिए। इस वजह से मेरे परिवार की कंपनी पैसों की भारी परेशानी में फंस गई और दिवालिया होने की नौबत आ गई। जब मुझे सच पता चला तो मैं चुआंग से जवाब मांगने गया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाई बिफोन, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे परिवार की कंपनी बर्बाद हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही लियो रुवन आगे आई और बोली, जांग बिफोन, पैसे तो तुम खुद भी खूब उड़ाते हो, अब अपनी गलती चुआंग पर डाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बैंक से सबूत लेने चला गया। लेकिन उससे पहले कि मैं सबके सामने सच बता पाता, चुआंग ने जानबूझकर अपनी कार से मुझे टक्कर मार दी। मैं वहीं मर गया। लेकिन अगले ही पल जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन चुआंग पूरी क्लास को ऑक्शन में ले जाने वाला था। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या कल सब फ्री हैं? मैं आप सबको ऑक्शन में लेकर चलता हूँ, वहाँ जो भी खरीदोगे उसका पूरा पेमेंट मेरे कार्ड से होगा। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि मेरा दोबारा जन्म हो चुका है। मैं अभी यही सोच रहा था कि चुआंग मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला, भाई बिफोन, सुना है तुम्हारे पास उस ऑक्शन हाउस का वीआईपी कार्ड है, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो ताकि हम सब प्राइवेट रूम में बैठकर आराम से ऑक्शन देख सकें। उसकी बात सुनते ही मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। पिछली बार भी उसने वीआईपी कार्ड मांगने का बहाना बनाया था, लेकिन असल में उसने उसी मौके का फायदा उठाकर मेरे पापा का दिया हुआ ब्लैक कार्ड चुरा लिया था। उसी की वजह से हमारी कंपनी बर्बाद हुई। उसी ने मुझे मरवा दिया और बाद में पूरी क्लास के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठ बोला। सबने मिलकर यह साबित कर दिया कि मैंने मुआवजा लेने के लिए खुद ही एक्सीडेंट कराया था। यह सब याद आते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा कार्ड खो गया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन तभी लियो रुवन ने अचानक मेरा लुई विटॉन बैग छीन लिया। उसने बैग का सारा सामान नीचे गिरा दिया और मेरा वीआईपी कार्ड निकाल लिया। फिर उसने वह कार्ड चुआंग को देते हुए कहा, चुआंग ये लो, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चुआंग मुस्कुराकर बोला, सिस्टर रुआन, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं। फिर लियो रुवन मेरी तरफ देखकर बोली, जंग बिफोन, तुम कब से इतने बड़े झूठे बन गए? कार्ड तो तुम्हारे पास था, फिर झूठ क्यों बोला कि खो गया है? उसकी बात खत्म होते ही मैंने बिना 1 सेकंड सोचे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मैंने तुरंत चुआंग के हाथ से अपना वीआईपी कार्ड वापस छीन लिया। मैंने गुस्से में कहा, लियो रुवन, मेरी चीजों को हाथ लगाने का हक किसने दिया तुम्हें? थप्पड़ पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में उसे मार दिया। वह गुस्से से चिल्लाई, जांग बिफोन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, मार दिया, अब क्या कर लोगी? तभी चुआंग बीच में आ गया और मासूम बनते हुए बोला, भाई बिफोन, गलती मेरी है, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालिए, मेरी वजह से सिस्टर रुवन पर नाराज मत होइए। उन दोनों को साथ देखकर मुझे सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। तभी एक क्लासमेट बोला, जंग, तुमने हद कर दी, चुआंग को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैंने जवाब दिया, तुम्हें सुनाई नहीं देता, उसने खुद ही ये सब अपने ऊपर लिया है। दूसरा लड़का बोला, जांग बिफोन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, बिना वजह किसी पर हाथ कैसे उठा सकते हो? चुआंग ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। भाई बिफोन को कुछ मत कहिए, सिस्टर रुआन और मैं बिल्कुल बेगुनाह हैं, वह तो मुझे सिर्फ अपने छोटे भाई की तरह मानती है। उसकी बात सुनकर एक और स्टूडेंट बोला, चुआंग, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, फिर भी तुम सारी गलती अपने ऊपर ले रहे हो। मैं बस उन्हें घूरता रहा, गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी लियो रुवन बोली, जांग बिफोन, ये स्कूल है, यहाँ तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। अभी इसी वक्त अपना कार्ड चुआंग को दो और उससे माफी मांगो। अगर ऐसा नहीं किया तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जो बदतमीज और गैर जिम्मेदार हो। मैंने बिना देर किए जवाब दिया, ठीक है, ब्रेकअप ही सही, अब तुम अपने प्यारे जूनियर के साथ रहो और उसी के साथ खुश रहना। चुआंग ने तुरंत घबराने का नाटक किया और बोला, भाई बिफोन, इतनी जल्दी फैसला मत लो, आप और सिस्टर रुआन 3 साल से साथ हो, इतनी आसानी से ब्रेकअप मत करो, नहीं तो लोग मुझे ही दोष देंगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछले जन्म में मैं लियो रुवन जैसी लड़की से प्यार कर बैठा था। अभी चुआंग फिर बोला, भाई बिफोन, एक काम करो, बस इस बार अपना मेंबरशिप कार्ड मुझे दे दो, ऑक्शन में जो भी खरीदारी होगी उसके सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स तुम्हारे कार्ड में जुड़ेंगे, बाद में उन्हीं पॉइंट से तुम अपना मेंबरशिप लेवल भी बढ़ा लेना, दोनों का फायदा होगा। ये सुनते ही लियो रुआन बोली, चुआंग, तुम सच में बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है, फिर भी तुम उसी का फायदा सोच रहे हो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जांग बिफोन, चुआंग अभी भी तुम्हारी भलाई की सोच रहा है, इतने एहसान फरामोश मत बनो। मैंने दोनों की तरफ देखा और कहा, थैंक्स, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। एक पल के लिए चुआंग के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर मुस्कुराने लगा। वह बोला, भाई बायफोन, मैं तो बस चाहता हूँ कि इस मौके पर पूरी क्लास और करीब आ जाए। ऑक्शन में सामान की शुरुआत ही हजारों लाखों युआन से होती है, अगर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूं तो तुम्हारा ही फायदा होगा, ऊपर से सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी तुम्हारे कार्ड में आएंगे, इसलिए जिद मत करो और कार्ड दे दो। मैं हल्का सा हंसा और बोला, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, मैं पहले
पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और मैं अपना कार्ड किसी को भी नहीं दूंगा। अगले ही पल चुआंग ने आंखों में आंसू लाने का नाटक किया और पूरी क्लास से बोला, दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं तो बस चाहता था कि हम सबकी दोस्ती और मजबूत हो जाए, लेकिन अगर भाई बिफोन को ये पसंद नहीं है तो शायद अब मैं आप सबको ऑक्शन में नहीं ले जा पाऊंगा, गलती मेरी ही थी। इतना कहकर उसने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसे देखकर लियो रुआन का गुस्सा फूट पड़ा। वह सीधे मेरे पास आई, मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया। वह चिल्लाई, जंग बिफोन, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? तुमसे चुआंग की तरक्की देखी नहीं जाती। वह अमीर है और पूरी क्लास को ऑक्शन में ले जा रहा है, इसलिए तुम उसे जल रहे हो। अब बाकी स्टूडेंट भी मेरे खिलाफ हो गए। एक लड़का बोला, थोड़ा शर्म करो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर में पैसा है, खुद को सबसे बड़ा मत समझो। दूसरा बोला, अपना बैग तो देखो, पिछले साल वाला बैग लेकर घूम रहे हो और दूसरों को छोटा दिखा रहे हो। इतना कहते ही किसी ने पानी से भरा गिलास मेरी तरफ फेंक दिया। एक पल में मैं पूरा भीग गया, मेरे कपड़ों से पानी टपकने लगा। मैंने दांत भींचे, खुद को संभाला, पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उनकी तरफ फेंक दी। सब डरकर चिल्ला उठे, जांग बिफोन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने दर्द की परवाह नहीं की। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो ऑफिसर, यहाँ कुछ लोग मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए। जैसे ही सबने सुना कि मैंने पुलिस बुला ली है, लियो रुआन दौड़ कर आई, मेरे हाथ से फोन छीना और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। वह गुस्से में बोली, जंग बिफोन, क्या तुम पागल हो? इतनी छोटी सी बात पर भी पुलिस बुला ली? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम सब मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो तो पुलिस क्यों नहीं बुलाऊंगा? वह फिर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी। मैंने सख्त आवाज में कहा, एक बार और हाथ लगाकर देखो, तुम्हारा हर थप्पड़ और हर चोट तुम्हारे खिलाफ सबूत बनेगी। करीब 10 मिनट बाद पुलिस आ गई। शोर सुनकर स्कूल के टीचर भी वहां पहुंच गए। पुलिस और टीचर्स ने मिलकर मामला शांत कराया। तब मैंने कहा, अगर तुम सब मुझे 1000 युआन कॉम्पेंसेशन दे दो तो मैं यही मामला खत्म कर दूंगा। पुलिस को भी मेरी बात ठीक लगी, लेकिन पूरी क्लास गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। मैंने शांत होकर कहा, या तो अभी यही मामला खत्म कर लो या फिर कोर्ट में चलते हैं, वहां तुम सबके खिलाफ केस भी बनेगा, फैसला तुम्हारा है। ये सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई। आखिर में सबने मन मारकर 1000 युआन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मेरे लिए 1000 युआन कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये आधे महीने के खर्च के बराबर था। उन्हें परेशान देखकर मुझे अंदर से सुकून मिला। दर्द हो रहा है ना? पिछले जन्म का हिसाब मैं अब धीरे धीरे बराबर करूंगा। पुलिस के जाने के बाद मैंने अपना बिखरा हुआ सामान उठाया और कॉलेज के बाहर बने अपने घर चला गया। घर पहुंचकर मेरी नजर अपने ब्लैक कार्ड पर पड़ी। तभी मुझे पता चला कि कार्ड का नंबर गलत था। मैं यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। एक नजर में समझ गया कि यह कोई स्कैम कॉल है। पहले तो मैंने कॉल काटने का सोचा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। बिना एक सेकंड सोचे मैंने पूरे 1 करोड़ युआन उस स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। कुछ ही देर बाद मेरे पास पुलिस का फोन आया। ऑफिसर ने घबराकर कहा, सर आपके साथ स्कैम हुआ है, कृपया तुरंत अपना ब्लैक कार्ड ब्लॉक करवा दीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट से और भी पैसे निकल सकते हैं। मैंने तुरंत उनकी बात मान ली। जैसे ही मेरा ब्लैक कार्ड ब्लॉक हुआ, मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर मैंने वह नकली ब्लैक कार्ड उठाया जिसे चुआंग मेरी नजर बचाकर असली कार्ड से बदल गया था और उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन मैं तय समय पर ऑक्शन हॉल पहुंच गया। जैसा मैंने सोचा था, चुआंग और मेरी क्लास के कई स्टूडेंट पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्हें देखते ही मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। मेरे प्यारे क्लासमेट्स, आज तुम सबका असली खेल देखने का समय आ गया है। ऑक्शन हॉल बहुत शानदार था। ऊपर बड़े बड़े क्रिस्टल के झूमर लगे थे जिनकी रोशनी पूरे हॉल में चमक रही थी। चारों तरफ महंगे परफ्यूम और शैंपेन की खुशबू फैली हुई थी। महंगे कपड़े पहने लोग आराम से घूम रहे थे और सबकी नजरें बार बार ऑक्शन स्टेज की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि कई लोग मुझे ही देख रहे हैं। दूसरी मंजिल पर बने वीआईपी रूम के बाहर चुआंग लियो रुआन के साथ खड़ा था। उनके आसपास वही लोग थे जिन्होंने पिछले जन्म में चुआंग का साथ देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जैसे ही चुआंग ने मुझे देखा, एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर मासूम बनने का नाटक शुरू कर दिया। हाँ, उसकी आंखों में छिपी चालाकी मुझसे छिप नहीं सकी। उधर लियो रुआन उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। मुझे देखते ही वह ताने मारते हुए बोली, कुछ लोग अपनी औकात से बड़े सपने देखते हैं, खुद तो वीआईपी कार्ड नहीं ले पाए, फिर भी यहाँ चले आए। क्या इन्हें पता भी है कि ये कैसी जगह है? हर कोई यहाँ आने लायक नहीं होता। इतना सुनते ही एक लड़का बोला, बिल्कुल सही कहा सिस्टर रुआन, इसी को देख लो, पहले आपको और जूनियर चुआंग को मारा और अब यहाँ भी पहुंच गए। सच में इसकी शर्म तो खत्म ही हो चुकी है। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जाकर हॉल के एक शांत कोने में बैठ गया। पिछले जन्म में यही वह जगह थी जहाँ चुआंग मेरे चोरी किए हुए ब्लैक कार्ड से लगातार खरीदारी कर रहा था, सिर्फ लोगों को अपनी अमीरी दिखाने के लिए। वह एक से बढ़कर एक महंगी और बेकार चीजें खरीदता जा रहा था और आखिर में उसी की वजह से मेरे परिवार की कंपनी बर्बाद हो गई थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि मेरे असली ब्लैक कार्ड के बिना उसकी यह अमीरी कितनी देर टिकती है। कुछ ही देर बाद ऑक्शन शुरू हो गया। एक स्मार्ट सूट पहने ऑक्शनियर स्टेज पर आया। उसने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया
और पहली चीज सबके सामने रखी। पहली चीज एक पुरानी लैंडस्केप पेंटिंग है। इसकी शुरुआती बिड 5 लाख युआन होगी और अगली बिड कम से कम 50,000 युआन ज्यादा होगी। अब ऑक्शन शुरू होता है। उसकी बात खत्म होते ही किसी ने तुरंत अपना बिड पैडल उठा दिया। 6 लाख युआन। जैसा मुझे पहले से पता था, च्वांग ने भी बिना देर किए अपना पैडल उठा दिया। उसे देखकर उसके आसपास बैठे स्टूडेंट खुश होकर चिल्लाने लगे, वाह जूनियर च्वांग कमाल है, शुरुआत में ही 6 लाख युआन की बिड लगा दी। लियो रुआन के चेहरे पर भी गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वह च्वांग का हाथ ऐसे पकड़े हुई थी जैसे वह पेंटिंग उसी ने जीती हो, और मैं आराम से शैंपेन की एक चुस्की लेते हुए पूरा तमाशा देख रहा था। च्वांग आज पूरी दुनिया को अपनी अमीरी दिखाने के मूड में था। वह लगातार बिड बढ़ाता गया और आखिर में 8,50,000 युआन में वह पेंटिंग खरीद ली। पेंटिंग जीतने के बाद उसने जानबूझकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। उसे मेरे चेहरे पर जलन देखने की उम्मीद थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। मेरे शांत रहने से वह खुद ही उलझन में पड़ गया। शायद उसे लगा था कि पिछले जन्म की तरह मैं गुस्से और जलन से अपना आपा खो दूंगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। ऑक्शन आगे बढ़ता रहा। एक के बाद एक महंगी चीजें स्टेज पर आती रहीं और च्वांग बिना सोचे हर चीज पर बिड लगाता गया। टैंग डायनेस्टी के ब्रॉन्ज मिरर से लेकर मिंग डायनेस्टी के रेयर पोर्सलेन तक लगभग हर कीमती चीज वही खरीद रहा था। हर बिड के साथ उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था और उसके आसपास बैठे लोग लगातार उसकी तारीफ कर रहे थे। एक लड़का बोला, वाह जूनियर च्वांग कमाल कर दिया, अब तक आप 3 चीजें खरीद चुके हैं, उनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख युआन हो गई है। दूसरा लड़का बोला, जूनियर च्वांग सिर्फ हैंडसम और अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि बहुत अमीर भी हैं। सच में आप तो परफेक्ट इंसान हैं। चारों तरफ से मिल रही तारीफ सुनकर च्वांग का घमंड और बढ़ गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे लगने लगा था आज पूरी दुनिया उसी की है। लियो रुआन के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान थी। वह बार बार च्वांग के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके बीच रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका है। मैंने अपनी घड़ी देखी और मन ही मन कहा, बस अब सही समय आ गया है। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। कॉल उठते ही मैंने कहा, हेलो, क्या ये बैंक का रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट है? मुझे एक अकाउंट की शिकायत करनी है। अकाउंट होल्डर का नाम च्वांग है। उसके अकाउंट से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हुई हैं। शक है कि किसी दूसरे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया है। कृपया उसका अकाउंट तुरंत फ्रीज कर दीजिए। कॉल खत्म होते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में च्वांग ने मेरे असली ब्लैक कार्ड से करोड़ों उड़ा दिए थे, लेकिन इस बार उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसके पास मेरा असली ब्लैक कार्ड है। उसे क्या पता कि मैं वह कार्ड पहले ही बंद करवा चुका था और नया कार्ड बनवा चुका था। जो कार्ड उसके पास था वह सिर्फ एक नकली ब्लैक कार्ड था और वह भी मैंने जानबूझकर उसके लिए छोड़ा था। इतना ही नहीं, मैं पहले ही उसके बैंक अकाउंट की जानकारी निकलवा चुका था। उसके अपने अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं, फिर भी वह बिना सोचे लगातार बिड लगा रहा था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि पेमेंट मेरे ब्लैक कार्ड से होगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। थोड़ी ही देर बाद मेरा बिछाया हुआ जाल काम कर गया। उसी समय जब च्वांग एक महंगे जेड पेंडेंट पर बिड लगाने वाला था, उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने कॉल उठाई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर बोला, क्या मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई है। फोन पर सामने वाला कुछ कहता रहा और च्वांग की घबराहट बढ़ती गई। वह जोर से बोला, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की। फिर मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया जा रहा है? प्लीज इसे तुरंत अनफ्रीज कीजिए। लेकिन बैंक अपनी बात पर अड़ा रहा। कॉल खत्म होते ही च्वांग धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ तक कांप रहे थे। ये देखकर लियो रुआन घबरा गई। उसने पूछा, च्वांग क्या हुआ? आखिर बात क्या है? च्वांग ने कांपती आवाज में कहा, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उनका कहना है कि मैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में फंसा हुआ हूँ। ये सुनते ही लियो रुआन हैरान रह गई। वह बोली, क्या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई बड़ी गलती हुई है। च्वांग ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब जांग बिफोन की चाल है। यही सब उसी ने किया है। इतना कहकर वह गुस्से में मेरी तरफ मुड़ा। उसने उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, जांग बिफोन, क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? क्या तुमने ही मेरी शिकायत की है? मैंने बिल्कुल शांत होकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जूनियर च्वांग, बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। हो सकता है बैंक को तुम्हारे किसी गलत काम की जानकारी मिल गई हो, इसलिए उन्होंने जांच शुरू की हो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से चिल्लाया, झूठ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ब्लैक कार्ड इस्तेमाल किया था। मैंने कोई चोरी नहीं की। जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, पूरा ऑक्शन हॉल एकदम शांत हो गया। हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, क्या इसने जांग बिफोन का ब्लैक कार्ड इस्तेमाल किया था? तभी च्वांग को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह जल्दी जल्दी बोला, नहीं, बात वैसी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। जांग बिफोन ने अपनी मर्जी से मुझे कार्ड दिया था। मैं हंस पड़ा। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, अपनी मर्जी से? च्वांग, जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें अपना कार्ड कब दिया था? मैंने तो साफ मना किया था कि मैं अपना कार्ड किसी को नहीं दूंगा। तुम और लियो रुआन ने मिलकर मेरा कार्ड जबरदस्ती छीना था। अब उसे मेरी मर्जी कैसे बता रहे हो? च्वांग पूरी तरह घबरा गया। वह जल्दी जल्दी बोला, नहीं, मेरी बात सुनिए, जांग बिफोन कार्ड नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं तो सिर्फ पूरी क्लास को ऑक्शन में लाना चाहता था। वह बहुत स्वार्थी था, इसलिए
इसीलिए हम उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने बीच में ही रोक दिया। इसीलिए तुम लोगों ने मेरा कार्ड छीन लिया और मेरे साथ मारपीट भी की। फिर मैंने लियो रुआन की तरफ देखा। लियो रुआन, क्या तुम भूल गई कि स्कूल में तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और फिर लात मारकर मुझे नीचे गिरा दिया था? इसके बाद मैंने बाकी क्लास की तरफ देखा और तुम लोग क्या भूल गए कि तुम सबने मुझ पर पानी फेंका था, सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। अब चुआंग का अकाउंट फ्रीज हो गया तो सारी गलती मेरे ऊपर डाल रहे हो। मेरी बात सुनते ही स्कूल वाली घटना सबको याद आ गई। कई स्टूडेंट शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्हें भी पता था कि उस दिन उन्होंने हद से ज्यादा गलत किया था। मामला बिगड़ता देखकर ऑक्शनर तुरंत आगे आया। वह दोनों पक्षों को शांत कराकर मामला संभालने की कोशिश करने लगा। ऑक्शनर आगे आया और शांत आवाज में बोला, सर, मैडम, क्या आप लोग आगे बिडिंग जारी रखेंगे? अगर पेमेंट नहीं हो सकती तो अभी जो आइटम्स आपने जीती हैं उनकी दोबारा ऑक्शन करनी पड़ेगी। तभी चुआंग को अपनी हालत का एहसास हुआ। अब तक वह जिन चीजों पर बिड जीत चुका था उनकी कुल कीमत 53 लाख युआन से भी ज्यादा थी। अगर वह पेमेंट नहीं कर पाया तो सिर्फ सारी चीजें वापस नहीं जाएंगी बल्कि उसे भारी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। वह हकलाते हुए बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। यह सुनते ही ऑक्शनियर का चेहरा सख्त हो गया। वह बोला, सर, इसे मैलिशियस बिडिंग माना जाएगा। हमारे ऑक्शन हाउस के नियमों के मुताबिक अगर कोई बिड जीतकर पेमेंट नहीं करता तो उसे कुल रकम का 20% पेनल्टी देना पड़ता है। आपने कुल 53 लाख युआन की बिड्स जीती है। इस हिसाब से आपको 10,60,000 युआन पेनल्टी भरनी होगी। कृपया तुरंत पेमेंट कीजिए। ये सुनते ही चुआंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर बोला, 10,60,000 युआन? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सच में नहीं है। तभी लियो रुआन जल्दी से आगे आई और बोली, मिस्टर ऑक्शनियर, क्या इस बार थोड़ा समझौता नहीं हो सकता? उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस गलती से ये सब हो गया। लेकिन ऑक्शनियर बिल्कुल नहीं माना। उसने साफ कहा, नियम सबके लिए बराबर है। अगर हर कोई बिड जीतकर पेमेंट से मना कर दे तो हमारा ऑक्शन हाउस कैसे चलेगा? या तो तुरंत पेनल्टी भरिए वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनते ही चुआंग और लियो रुआन दोनों के चेहरे उतर गए। दोनों जानते थे कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके बस की बात नहीं थी। चुआंग का अकाउंट पहले ही फ्रीज हो चुका था और लायो रुआन का परिवार भी इतनी बड़ी रकम तुरंत नहीं दे सकता था। उसी समय काले सूट पहने कुछ लोग ऑक्शन हॉल में अंदर आए। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर चुआंग, हम बैंक की इन्वेस्टिगेशन टीम से हैं। जांच में पता चला है कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड बिना अनुमति इस्तेमाल किया। आपको हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करना होगा। यह सुनते ही चुआंग के हाथ पैर फूल गए। वह पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बैंक की टीम बहस करने नहीं आई थी। वे सीधे आगे बढ़े और चुआंग को पकड़ लिया। लियो रुआन बीच में आई, लेकिन टीम के एक आदमी ने सख्त आवाज में कहा, मैडम, सरकारी कार्रवाई में रुकावट मत डालिए। जब चुआंग को बाहर ले जाया जा रहा था वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। दांत पीसते हुए वह चिल्लाया, जंग बिफोन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ था। पिछले जन्म का पूरा हिसाब अब एक एक करके बराबर होगा। चुआंग के जाने के बाद लियो रुआन वहीं बैठकर रोने लगी और जो लोग कुछ देर पहले तक चुआंग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे वे सब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस केस में न फंस जाएं। हंगामे की वजह से ऑक्शन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। जब दोबारा शुरू हुआ तो पूरे हॉल का माहौल बदल चुका था। मैं अब भी एक कोने में बैठा चुपचाप सब देख रहा था। बाकी आइटम्स में एक ऐसी चीज थी जिसका मुझे शुरू से इंतजार था। वह था मिंग डायनेस्टी का जेड पेंडेंट। उसकी कारीगरी बेहद शानदार थी, लेकिन असली कीमत उसकी खूबसूरती नहीं थी बल्कि उसके अंदर छिपा हुआ एक बड़ा राज था। पिछले जन्म में यही पेंडेंट चुआंग ने खरीदा था। बाद में उसने उसे एक एंटीक डीलर को बेच दिया और उसी डीलर ने उसके अंदर छिपा रहस्य खोज निकाला। उस एक खोज ने उसे करोड़पति बना दिया। इस बार मैं यह मौका किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही ऑक्शनियर ने उसकी शुरुआती कीमत बताई मैंने उस शाम पहली बार अपना बिड पैडल उठा दिया। ऑक्शनियर ने कहा, मिंग डायनेस्टी जेड पेंडेंट, स्टार्टिंग बिड 8 लाख युआन। जैसे ही मैंने पहली बिड लगाई पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। यहाँ तक कि रो रही लियो रुआन भी रुक गई और गुस्से से मुझे घूरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास अभी भी इतना पैसा कैसे है, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ ऑक्शन पर था। थोड़ी ही देर में दूसरे लोग भी बिड लगाने लगे। कीमत बढ़ते बढ़ते 15 लाख युआन तक पहुंच गई। ऑक्शनियर ने ऊंची आवाज में कहा, 15 लाख युआन 15 लाख युआन 2। तभी एक महंगा सूट पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से अपना पैडल उठा दिया। उसे देखते ही पूरा ऑक्शन हॉल हैरान रह गया। वह थे मिस्टर वोंग, शहर के सबसे मशहूर एंटीक डीलर्स में से एक। पिछले जन्म में इन्होंने ही चुआंग से ये जेड पेंडेंट खरीदा था और सबसे पहले उसके अंदर छिपे रहस्य का पता लगाया था। ऑक्शनियर की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मिस्टर वोंग की तरफ से 20 लाख युआन की बिड, क्या इससे ज्यादा कोई बिड लगाएगा? मैंने गहरी सांस ली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से अपना बिड पैडल उठा दिया। 25 लाख युआन। मेरी
बिड लगते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। जेड पेंडेंट की कीमत अब उसकी असली कीमत से भी काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए सामने बैठे मिस्टर वोंग की तरफ देखा। मैं उन्हें पिछले जन्म से अच्छी तरह जानता था। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी बिड लगाऊंगा। यहाँ तक कि मिस्टर वोंग भी कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इस पेंडेंट के लिए उनसे मुकाबला करेगा। ऑक्शनियर फिर बोला, 25 लाख युआन 1, 25 लाख युआन 2, क्या कोई इससे ज्यादा बिड लगाएगा? मिस्टर वोंग कुछ देर तक सोचते रहे। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह फैसला नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी पता था कि इस जेड पेंडेंट में कोई बड़ा राज छिपा है, लेकिन अब कीमत उनकी उम्मीद से काफी ऊपर जा चुकी थी। आखिरकार उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और अपना पैडल नीचे रख दिया। ऑक्शनियर ने हथौड़ा बजाते हुए कहा, 25 लाख युआन 3 सोल्ड। बधाई हो मिस्टर जैंग, आपने मिंग डायनेस्टी का फीनिक्स जेड पेंडेंट जीत लिया है। हथौड़े की आवाजें सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यही वह जेड पेंडेंट था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। पेमेंट करने के बाद मैंने पेंडेंट को अपने हाथों में उठाया। जेड बिल्कुल चिकना था और उसे छूते ही हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। उस पर बना फीनिक्स इतना खूबसूरत था मानो अभी उड़ जाएगा। सच में ये एक अनमोल खजाना था। लेकिन सबसे खास बात मुझे भी महसूस हो रहा था कि इसके अंदर कोई बड़ा राज छिपा है। हालांकि अभी उसे देखने का सही समय नहीं था। मैंने पेंडेंट संभाल कर रखा और हॉल से बाहर निकलने लगा। तभी लियो रुअन दौड़ती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह चिल्लाकर बोली, जांग बेफोन, यहीं रुक जाओ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज चोंग की जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम बहुत घटिया इंसान हो। मैंने शांत होकर कहा, लियो रुअन, ड्रामा करना बंद करो। चुआंग की ये हालत उसके अपने लालच की वजह से हुई है। अगर उसने मेरा ब्लैक कार्ड नहीं चुराया होता और लोगों के सामने अमीरी दिखाने की कोशिश नहीं की होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। लियो रुअन जोर जोर से सिर हिलाने लगी। वह बोली, नहीं, अगर तुम उसकी शिकायत नहीं करते तो उसका अकाउंट फ्रीज नहीं होता। बैंक वाले उसे पकड़कर भी नहीं ले जाते। तुमने जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मैंने जानबूझकर किया। तो क्या पिछले जन्म में तुम दोनों ने मिलकर मेरा ब्लैक कार्ड खाली कर दिया था, मेरी कंपनी बर्बाद कर दी थी और आखिर में मुझे कार से मार दिया था। उसका बदला लेना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। अभी तो सिर्फ उसका अकाउंट फ्रीज हुआ है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली हिसाब अभी बाकी है। आज के बाद मैं तुम दोनों से एक एक चीज का हिसाब लूंगा। मेरी बातें सुनते ही लाइयो रुअन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डरते हुए एक कदम पीछे हट गई। कांपती आवाज में बोली, तुम करना क्या चाहते हो? मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों वही दर्द महसूस करो जो पिछले जन्म में मैंने सहा था। लियो रुअन, अब तुम्हारी बारी भी आने वाली है। इतना कहकर मैंने उसे हल्का सा हटाया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। वह वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह डरी हुई। ऑक्शन हाउस से निकलने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचा। पिछले जन्म में मरते समय तक मुझे ये समझ नहीं आया था कि चुआंग और लियो रुअन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस बार मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता था। मैं पता लगाना चाहता था कि क्या उनके पीछे कोई और भी है और उनका असली मकसद क्या है। एजेंसी के अंदर जाते ही एक अधेड़ उम्र का डिटेक्टिव मेरे पास आया। वह मुस्कुरा कर बोला, सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं उसके सामने बैठ गया और कहा, मुझे 2 लोगों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। उनके नाम है चुआंग और लियो रुअन। दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मुझे उनके परिवार की पूरी जानकारी चाहिए, उनके रिश्ते, हाल की एक्टिविटीज, वे किन लोगों के कांटेक्ट में हैं और उनके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी। इसके अलावा मुझे ये भी पता करना है कि चुआंग की कोई बुरी आदत है या नहीं, या फिर उस पर किसी का कोई कर्ज है। डिटेक्टिव ने सिर हिलाकर कहा, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है? मैंने गंभीर आवाज में कहा, मुझे रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके चाहिए और ध्यान रहे एक भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ सही और पूरी जानकारी चाहिए। डिटेक्टिव ने भरोसे के साथ कहा, समझ गया सर, 3 दिन के अंदर आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। मैंने उन्हें दोनों की बेसिक डिटेल्स और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वहां से निकल आया। अगले कुछ दिनों तक मैं डिटेक्टिव की रिपोर्ट का इंतजार करता रहा। साथ ही अपनी कंपनी के काम पर भी पूरा ध्यान देने लगा, क्योंकि पिछले जन्म में चुआंग ने मेरे ब्लैक कार्ड का गलत इस्तेमाल करके मेरी कंपनी को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। इस बार मैंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सिर्फ अपना ब्लैक कार्ड ही नहीं बदला, बल्कि अपनी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम भी पहले से मजबूत कर दिया था, ताकि पिछली जिंदगी वाली गलती दोबारा कभी ना हो। 3 दिन बाद आखिरकार डिटेक्टिव का फोन आया। उसने कहा, सर, हमें कई जरूरी जानकारी मिल गई है। मैं तुरंत कार लेकर उसकी डिटेक्टिव एजेंसी पहुंच गया। अंदर जाते ही उसने मेरे हाथ में एक मोटी रिपोर्ट फाइल दी। वह बोला, सर, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। मैंने फाइल खोली और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। डिटेक्टिव बोला, चुआंग के परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है। उसके माता पिता साधारण नौकरी करते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है जो गंभीर बीमारी से जूझ रही है। उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। कॉलेज में चुआंग खुद को बहुत अच्छा और मददगार दिखाता है, लेकिन असल में वह बेहद घमंडी है और सबसे ज्यादा वह आपकी दौलत और फैमिली बैकग्राउंड से जलता है। वह
वह हमेशा आपकी जगह लेना चाहता था। मैंने सिर हिलाया, फिर पूछा, लियो रुआन के बारे में क्या पता चला? डिटेक्टिव ने अगला पेज खोला। उसके परिवार की हालत चुआंग से बेहतर है। उसके पिता की अपनी कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी कंपनी भारी नुकसान में चल रही है। हालत ऐसी है कि कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। इसी वजह से लियो रुआन ने चुआंग का साथ दिया। चुआंग ने उससे वादा किया था कि अगर दोनों मिलकर आपका ब्लैक कार्ड हासिल कर लें तो उसी पैसे से उसके पिता की कंपनी बचाई जा सकती है। डिटेक्टिव कुछ पल रुका, फिर बोला, हमें यह भी पता चला कि वह आपसे पहले ही बोर हो चुकी थी। उसे लगता था कि आपकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जबकि चुआंग मीठी मीठी बातें करके उसे अपने करीब ले आया। इसीलिए जब उसने आपके खिलाफ साजिश का प्लान बताया तो लियो रुआन ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। यह सुनकर मैं हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में सिर्फ कड़वाहट थी। मैंने कहा, तो यही पूरी सच्चाई थी। एक ने जलन में और दूसरी ने लालच में। इतनी छोटी सोच के लिए दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। डिटेक्टिव ने आगे कहा, सर एक और बड़ी बात है, चुआंग सिर्फ आपसे जलता ही नहीं था, उस पर भारी ऑनलाइन गैम्बलिंग डेट भी है। वह ऑनलाइन गैम्बलिंग में 5 लाख युआन से ज्यादा हार चुका है। अब कर्ज देने वाले लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं। अगर उसने जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो वे उसके परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। यही वजह थी कि वह किसी भी कीमत पर आपका ब्लैक कार्ड चाहता था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जुए का कर्ज? डिटेक्टिव ने सिर हिलाया। हाँ, और एक बात, उसका उठना बैठना इलाके के एक गैंग लीडर ब्रदर हु के साथ है। ब्रदर हु सूद पर पैसे देने और कर्ज वसूलने का काम करता है। चुआंग का कर्ज भी उसी के पास है। मैंने पूछा, क्या ब्रदर हु का कोई बड़ा बैकग्राउंड है? डिटेक्टिव बोला, अभी पूरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वह कई सालों से इस शहर में एक्टिव है। उसके बड़े बड़े लोगों से संबंध है और लोग उसे बहुत खतरनाक मानते हैं। अब चुआंग के बैंक अकाउंट पहले ही फ्रीज हो चुके हैं। उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। ऐसी हालत में उसके पास कर्ज चुकाने का कोई तरीका नहीं बचा। मुझे लगता है ब्रदर हु बहुत जल्द उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं धीरे से बोला, बहुत बढ़िया, अब मेरा काम और आसान हो गया। मैंने डिटेक्टिव का धन्यवाद किया, रिपोर्ट उठाई और वहां से निकल गया। अब मेरे सामने पूरी सच्चाई थी। इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं था, कोई बड़ी साजिश भी नहीं थी। बस चुआंग और लियो रुआन ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ धोखा किया था और अब उनसे हर चीज का हिसाब लेने का समय आ गया था। सबसे पहला नंबर था चुआंग। उस पर 5 लाख युआन से ज्यादा का गैम्बलिंग डेट था। उसके बैंक अकाउंट पहले ही फ्रीज हो चुके थे। ऊपर से उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। ऐसी हालत में वह अपना कर्ज कभी नहीं चुका सकता था और ब्रदर हु जैसे लोग कर्ज कभी नहीं छोड़ते। मुझे सिर्फ किस्मत को थोड़ा सा धक्का देना था। मैंने अपने एक पुराने दोस्त से कांटेक्ट किया। उसके अंडरवर्ल्ड में अच्छे कनेक्शंस थे। मैंने उसे चुआंग के कर्ज की पूरी जानकारी दी और कहा, यह खबर ब्रदर हु तक पहुंचा दो। उसे बता दो कि चुआंग के बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा। उस पर दूसरे के क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वह कभी भी जेल जा सकता है। मेरे दोस्त ने तुरंत हाँ कर दी। मुझे पूरा भरोसा था कि जैसे ही ब्रदर हु को यह खबर मिलेगी वह बिना देर के चुआंग तक पहुंच जाएगा। उस समय तक चुआंग पहले ही अंदर से टूट चुका होगा और जब ऊपर से ब्रदर हु का दबाव पड़ेगा तो वह पूरी तरह बिखर जाएगा। अब बारी थी लियो रुआन की। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसके पिता की कंपनी। वह चुआंग का साथ सिर्फ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि चुआंग उनके बिजनेस को बचा लेगा, लेकिन अब चुआंग खुद बर्बाद हो चुका था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया, अब उसके पिता की कंपनी भी बचेगी नहीं। मैं चाहता था कि जो लड़की हमेशा ऐशो आराम में रही वह भी एक दिन सब कुछ खो दे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में मैंने खोया था। मैंने अपने लोगों से उसके पिता की कंपनी की पूरी जानकारी निकलवाई। पता चला कि उनका बिजनेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का था, लेकिन बढ़ते कंपटीशन, गलत मैनेजमेंट और कमजोर कैश फ्लो की वजह से कंपनी पहले ही बर्बादी के किनारे पहुंच चुकी थी। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने उन बड़ी कंपनीज और क्लाइंट से बात की जो लायो रुआन के पिता की कंपनी के साथ काम करते थे। मैंने उन्हें बताया कि उनकी कंपनी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। फिर मैंने अपनी कंपनी की तरफ से उनसे कहा, हम आपको इससे बेहतर प्राइस और बेहतर सर्विस देंगे। साथ ही मैंने कई बैंक से भी बात की। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे लोन देने के नियम और सख्त करें और पुराने लोन की वसूली जल्दी शुरू करें। इसका असर बहुत जल्दी दिखने लगा। एक एक करके उनकी कंपनी के बड़े क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मेरी कंपनी के साथ जुड़ गए। उधर बैंक्स ने भी अपना लोन वापस मांगना शुरू कर दिया। जो कंपनी पहले से ही मुश्किल में थी वह इतना दबाव नहीं झेल सकी। कुछ ही दिनों बाद खबर आ गई, लायो रुआन के पिता की कंपनी आधिकारिक तौर पर बैंकरप्ट हो गई। लोन न चुका पाने की वजह से बैंक्स ने उन पर केस कर दिया। उनकी कंपनी जब्त कर ली गई और कर्ज चुकाने के लिए उनका घर और गाड़ियां भी ऑक्शन में बेच दी गई। सिर्फ एक रात में लियो रुआन की पूरी आलीशान जिंदगी खत्म हो गई। कुछ समय बाद कॉलेज में ये बात फैल गई कि वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। उसकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ गई। वह पूरे कैंपस में घूम घूम कर लोगों से कहती थी, जैंग बिफोन ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको याद था उसने और चुआंग ने मेरे साथ क्या किया था। हर किसी ने यही कहा, वह अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। उधर चुआंग की हालत भी उससे अच्छी नहीं थी। जब ब्रदर हु को पता चला कि चुआंग न तो अपना कर्ज चुका सकता है और न ही जेल जाने से बच सकता है तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपने लोगों को चुआंग के पीछे भेज दिया। उन्होंने चुआंग की बुरी तरह पिटाई की और साफ कह दिया, अगर जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो अगली
बार तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे या फिर तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे। बेबस होकर च्वांग मदद मांगने लियो रुआन के पास गया, लेकिन उस समय लियो रुआन खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रही थी। अपने परिवार की बर्बादी के बाद वह हर बात के लिए च्वांग को ही दोष देती थी। जब च्वांग ने उससे मदद मांगी तो उसने मदद करने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब च्वांग के पास कुछ भी नहीं बचा था। उस पर गैम्बलिंग का भारी कर्जा था, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस चल रहा था और रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। चारों तरफ से घिरकर उसने सबसे खतरनाक फैसला लिया। उसे पता चला कि मैं अक्सर एक खास कैफे में अपने क्लाइंट से मिलता हूँ। उसने वहीं मेरा इंतजार करने का फैसला किया। एक दोपहर बिजनेस मीटिंग खत्म करके जैसे ही मैं कैफे से बाहर निकला, अचानक एक आदमी मेरी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में फल काटने वाला चाकू था और उसने सीधा मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि च्वांग बदला लेने की कोशिश करेगा। मैं तुरंत एक तरफ हट गया और हमला बचा लिया। ध्यान से देखा तो वह च्वांग ही था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और गंदे थे, आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वह चिल्लाया, जैंग बीफोन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर वह फिर चाकू लेकर मेरी तरफ दौड़ा। मैंने उसका दूसरा हमला भी आसानी से बचा लिया और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मार दिया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। काफी कोशिश के बाद वह फिर खड़ा हुआ, गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे मारोगे? अब भी तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? तुम पर मेरा कर्ज है, ब्रदरहुड का कर्ज है, बैंक का कर्ज है और अब तुमने मुझ पर जानलेवा हमला भी कर दिया। तुम्हारे अपराधों में एक और जुर्म जुड़ गया। अब तुम्हारा फैसला सिर्फ कानून करेगा। इतने में दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। असल में मुझे पहले से शक था कि च्वांग मुझ पर हमला कर सकता है, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी थी कि कैफे के आसपास निगरानी रखें। कुछ ही सेकंड में कई पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत च्वांग को पकड़ लिया, उसके हाथों में हथकड़ी लगाई और पुलिस वैन की तरफ ले जाने लगे। लेकिन वह फिर भी छूटने की कोशिश करता रहा, बार बार मेरी तरफ देखकर चिल्लाता रहा, जैंग बिफोन, अगर मैं मरकर भूत भी बन गया तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बिना कुछ कहे उसे पुलिस के साथ जाते हुए देखा। मेरे मन में जरा भी दया नहीं थी। आज वह जिस हालत में था उसका जिम्मेदार सिर्फ वही था। अगर वह लालच, जलन और दिखावे में अंधा न हुआ होता, अगर उसने कानून न तोड़ा होता, अगर उसने अपने फायदे के लिए दूसरों से धोखा न किया होता, तो आज उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। उसके जाने के बाद पुलिस ने मुझसे पूरी घटना के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बताई और अपने पास मौजूद सभी सबूत दे दिए। पुलिस ने कहा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और च्वांग को उसके हर अपराध की सजा मिलेगी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मैं आखिरकार अपने घर लौट आया। अब तक च्वांग और लियो रुआन दोनों अपने किए की सजा पा चुके थे। आखिरकार च्वांग को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फेक बिडिंग, मारपीट और दूसरे कई क्राइम्स के लिए 8 साल की जेल की सजा मिल गई। लियो रुआन की मेंटल कंडीशन पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसके परिवार ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जिन क्लासमेट्स ने कभी उसका साथ देकर मुझे परेशान किया था, उन्हें भी अपने की सजा मिली। उन्हें मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। स्कूल ने भी कई स्टूडेंट्स पर एक्शन लिया और कुछ को तो कॉलेज से निकाल दिया गया। आखिरकार पिछले जन्म का मेरा अधूरा बदला पूरा हो चुका था। मैं अपनी खिड़की के सामने खड़ा बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रहा था। मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। पिछले जन्म में मैं सीधा साधा और लोगों पर जल्दी भरोसा करने वाला इंसान था, लेकिन जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिर में मेरी दर्दनाक मौत हुई। इस जन्म में वापस आने के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरा दिल बहुत सख्त हो चुका था। मेरे सामने सिर्फ एक ही मकसद था, अपने साथ हुए हर अन्याय का हिसाब बराबर करना। लेकिन जब मेरा बदला पूरा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उतना खुश नहीं था जितना मैंने सोचा था। शायद नफरत कभी भी किसी समस्या का सबसे अच्छा हल नहीं होती, लेकिन च्वांग और लियो रुआन जैसे लोगों के लिए अपने कर्मों की सजा मिलना ही असली इंसाफ था। समय बीतता गया और मैंने फिर से अपना पूरा ध्यान अपनी कंपनी पर लगा दिया। पिछले जन्म के अनुभव इस बार मेरे सबसे बड़े टीचर बन गए। सही फैसलों और अच्छे मैनेजमेंट की वजह से मेरी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैंने सिर्फ अपना खोया हुआ सब कुछ वापस नहीं पाया, बल्कि मेरी कंपनी धीरे धीरे पूरे इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज में शामिल हो गई। इसी दौरान मैंने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पिछले जन्म में मैं काम में इतना व्यस्त था कि उन लोगों को समय ही नहीं दे पाया जो सच में मुझसे प्यार करते थे। इस बार मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता था। मैंने अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उनकी सेहत, उनकी खुशी, सबका ध्यान रखा। मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती की जिन पर सच में भरोसा किया जा सकता था। मैंने उन्हें सम्मान दिया और बदले में मुझे भी वही अपनापन मिला। इसी दौरान मेरी मुलाकात सुचिंग्यू से हुई। वह एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर थी। उसका स्वभाव बहुत शांत, दयालु और मदद करने वाला था। हमारी मुलाकात एक कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम के दौरान हुई। लियो रुआन से बिल्कुल अलग सुचिंग्यू को मेरी दौलत, फैमिली बैकग्राउंड या स्टेटस से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ मेरे कैरेक्टर को महत्व देती थी।
उसके साथ रहकर मुझे पहली बार सच्ची खुशी का एहसास हुआ। हम दोनों साथ मिलकर सोशल वर्क करते, नई नई जगह घूमते और अपने फ्यूचर के सपने देखते। उसकी वजह से मैं फिर से पॉजिटिव इंसान बनने लगा। धीरे धीरे पिछले जन्म का दर्द और सारी नफरत मेरे दिल से खत्म होने लगी। अब मेरे लिए सबसे जरूरी था अपने सामने मौजूद खुशियों को जीना। लेकिन मैंने अपने जीवन के सबक कभी नहीं भूले। मैं समझ चुका था कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कई बार बुरे इरादे दोस्ती के पीछे छिपे होते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि आगे से हमेशा सतर्क रहूंगा, अपने साथ और अपने परिवार की भी हमेशा रक्षा करूंगा। लेकिन मैं नफरत को फिर कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जो लोग अच्छे होंगे उनके साथ हमेशा सम्मान और दया से पेश आऊंगा। इसी सोच के साथ जिंदगी आगे बढ़ती रही। कई साल बीत गए। मेरी कंपनी अब पूरे देश में मशहूर हो चुकी थी। लोग मुझे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में जानने लगे। कुछ समय बाद मैं और सू चिंगयू शादी के बंधन में बंध गए। हमने मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाया। फिर हमारे घर एक प्यारे बच्चे ने जन्म लिया। हमारी जिंदगी शांति, प्यार और खुशी से भर गई। उधर चुआंग अब भी जेल में था। लोगों के मुताबिक वह जेल के अंदर भी लड़ाई झगड़े करता रहता था। इसी वजह से उसकी सजा में 2 साल और बढ़ा दिए गए। और लिया और रुवन आज भी मेंटल हॉस्पिटल में थी। वह कभी सामान्य जिंदगी में वापस नहीं लौट सकी। जिन क्लासमेट्स ने कभी मेरा मजाक उड़ाया था उनकी जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। कुछ लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाए और कई लोग कर्ज में डूब गए। कभी कभी मैं आज भी अपने पिछले जन्म को याद करता हूँ। वो यादें आज भी हल्का सा दर्द देती हैं। लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ एक एहसास बचा है, स्वीकार करने का। अब वह सब सिर्फ एक बुरे सपने जैसा लगता है। और जब मैं उस सपने से जागा तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी दर्द ने मुझे पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और परिपक्व बना दिया। अब मुझे पता था कि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। आने वाले सालों में मैं अपनी कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, अपने परिवार को हमेशा खुश रखूंगा और जिस खुशी के लिए मैंने इतना लंबा संघर्ष किया उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। साथ ही अपनी सफलता का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद करने में करूंगा। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, अगर इंसान अपनी अच्छाई कभी ना छोड़े, हर हाल में आगे बढ़ता रहे और जिंदगी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहे, तो उसकी जिंदगी हर दिन पहले से ज्यादा बेहतर होती चली जाती है।